गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, जो आपका क्रॉपिंग सिस्टम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के ऊपर। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है चीज़ों को, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इन टॉपिक से क्विजेस मिलेंगे, वहाँ पे उस क्विजेस को अटेम्प्ट कीजिए। उससे आपको पता चलेगा आपने कितने चीज़ों को समझा है और एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम लोग आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम लोग झूम कल्टीवेशन, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है? या आपको इससे हम लोग स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो सबसिस्टेंस फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि कौन सा क्या था। तो इसको हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। बस अभी इतना माइंड में रखिए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है नो, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या होता है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, मिक्स फार्मिंग क्या होता है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होता है। दैट मीन्स कि आज के लेक्चर में हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, तो लास्ट तक जरूर देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, नो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन, या फिर इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं। इसे आप एक साथ लिख दीजिए या फिर अलग अलग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना वो कंप्लीट फॉरेस्ट में किया जाता है। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि फॉरेस्ट से आप क्या समझते हैं। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे सर ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं उसे हम फॉरेस्ट बोलते हैं सर, है ना। लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। फॉरेस्ट किसको बोलेंगे तो याद रखिएगा ये चीज़। तो फॉरेस्ट हम ऐसे जगह को बोलेंगे जहाँ पे मिनिमम 1 हेक्टेयर लैंड हो और 10% कैनोपी हो। अब बहुत सारे बच्चे को कैनोपी का मतलब नहीं पता होगा। तो ये पेड़ आपका पेड़ है ना। अब इसके ब्रांचेस जहां तक फैले होते हैं वो उनका क्या होता है, कैनोपी होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, तो मिनिमम 1 हेक्टेयर लैंड होनी चाहिए और उसमें 10% कैनोपी होनी चाहिए, उससे हम बोलते हैं फॉरेस्ट। मैं आपको हर टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा फॉरेस्ट्री के अंदर। अभी सिर्फ माइंड में इतना रखो कि फॉरेस्ट कहते किसे हैं। ठीक है नो, अब हम आते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम लैंड रोटेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लैंड को रोटेट करते हैं। मतलब कि सपोज बहुत ज़्यादा जंगल है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना वो क्या करते हैं, बहुत सारा जंगल है तो वो क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं तो ये इनको कट कर देंगे, पेड़ पौधे को कट कर देंगे यहाँ पे। फिर वो इसको जला देते हैं। जलाने के बाद क्या होगा कि जो क्रॉप जलेंगे तो उनकी जो राख होंगी वो मिट्टी मिलेगी, तो अगेन वो तो आपका न्यूट्रिएंट उसमें ऐड हो जाता है ना। सो दैट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न। ठीक है, अब क्या होता है, ये यहाँ पे उसको जला देंगे। जलाने के बाद ये इस एरिया में क्या करेंगे, खेती करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये खेती कर रहे हैं। अब खेती करते करते आफ्टर 1 to 2 ईयर ये क्या होता है, आपका बंजर हो जाता है। ठीक है, ये जमीन आपका फिर बंजर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो गए, है ना। तो फिर क्या करेंगे, ये यहाँ से फिर ये मूव कर जाएंगे किसी दूसरे जगह पे, है ना। फिर यहाँ पे ये पेड़ पौधे को जलाएंगे और फिर से यहाँ पे खेती करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लैंड है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो एक डेटा यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये जो कल्टीवेशन फेज होता है, जब हम यहाँ पे खेती कर रहे होते हैं तो कितने सालों तक यहाँ पे हम खेती करते हैं, तो याद रखिएगा 2 से 3 साल तक हम यहाँ पे खेती करेंगे। आफ्टर फिर 10 साल के बाद, मतलब अगर यहाँ से आप यहाँ पे खेती किए ना, आप यहाँ 2 साल 3 साल आप खेती किए, फिर इसके बाद यहाँ से आप मूव कर गए दूसरे प्लेस पे, तो ये जो फील्ड जहाँ से आपने मूव किया है ये फील्ड अगेन आपका 10 से 20 साल में रीजनरेट कर जाएगा। फिर से यहाँ पे आप आगे खेती कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ वहाँ पे खेती कर रहे हैं। 2 से 3 साल खेती करेंगे तो मिट्टी आपकी फिर फर्टाइल कंप्लीटली रहेगी नहीं, आपका इल्ड ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा,
है ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट वहाँ पे खत्म हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर वहाँ पे पेड़ पौधे काटेंगे, फिर से वहाँ पे हम खेती करना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर 2 to 3 ईयर फिर वो आपका इनफर्टाइल हो जाएगा, फिर वहाँ से हम किसी दूसरे जगह पे मूव कर जाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे कि हम कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं, जंगल हमारे इसी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिसेस हमारे इंडिया में इलीगल है, इसको आप नहीं कर सकते, ये बैन किया गया है, कंप्लीटली बैंड है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो अब बात ये उठती है कि इसको सर हम प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं। तो मोस्टली जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, जैसे झारखंड हो गया, एमपी हो गया, तो ये सब एरिया में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। समझ में आ गया। तो अब याद रखिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हम लोग ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। बहुत पुराना मेथड है, जब आपका बहुत आपने बुजुर्ग से सुने होंगे तो वो लोग करते आ रहे हैं, मतलब ये ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री माना जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसे हम लोग झूम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि आपका झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, और फिर पूछा जाएगा आपसे, बताइए कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री कौन है, आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेट नहीं करते, यहाँ पे हम लैंड को रोटेट करते हैं, फील्ड आपका रोटेट होता है। ठीक है, जो कल्टीवेशन फेज होता है, मतलब जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, वो कितने साल तक हम करते हैं, 2 से 3 साल तक करते हैं। अगेन ये मिट्टी 2 से 3 साल के बाद आपका इनफर्टाइल हो जाती है, फिर हम लोग यहाँ से किसी दूसरे जगह पे मूव कर जाते हैं, और फिर 10 से 20 साल के बाद ये आपकी जो मिट्टी जहाँ पे आपने उसको छोड़ दिया था, वो आपकी इनफर्टाइल हो गई थी, अगेन वहाँ पे वो रिजनरेट कर जाएगा, फिर से वहाँ पे लोग मूव कर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये हमारे इंडिया में बैंड है, इसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए, अब प्रॉब्लम आ गया, इसको जब बैन कर दिया गया तो जिनके पास लैंड नहीं है, जो जंगलों में रहते हैं, उनको प्रॉब्लम आ गया। अब क्या करें भाई, क्योंकि तो हमारा सिस्टम बैन हो गया, सरकार पकड़ लेगी तो फिर हमको सजा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने बताया क्या, एक और सिस्टम उन्होंने लागू किया, दैट इज नोन एज टोंगिया सिस्टम। ठीक है, टोंगिया सिस्टम क्या होता है, तो देखिए टोंगिया सिस्टम में इन्होंने क्या बताया कि आप ना पेड़ पौधों को मत काट करो, आप क्या करो, देखिए यहाँ पे क्या करेगी गवर्नमेंट, जाएगी उस एरिया में, उस ट्राइबल एरिया में, और ना, और वो क्या करती है, जैसे कि मान के चलिए ये जंगल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो इन्हीं में से किसी एक लोकल पर्सन को ये जो जमीन है वो इनके अंडर दे देगी। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके कुछ ट्रीज लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ ट्री लगे हुए हैं, ठीक है, देख पा रहे हो ना, यहाँ पे कुछ ट्री लगे हुए हैं आपके। अब जब ट्री आपका अर्ली स्टेज में होगा, ट्री आपका अर्ली स्टेज में होगा, छोटे स्टेज में होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका खाली एरिया है, यहाँ पे आप खेती कर दीजिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ एले क्रॉपिंग की तरह, है ना, यहाँ पे आप खेती कीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये खेती कीजिए, जब ये प्लांट आपके, ये पेड़ पौधे आपके बड़े हो जाएंगे, जिसको आपने लगाया था, ये जब बड़े हो जाएंगे, फिर आप यहाँ से मूव कर जाइए किसी दूसरे जगह पे, है ना। तो जब ये आपके ये जो आपने प्लांट लगाया था, ये जो आपने पौधा लगाया था, वो जब छोटा था, अर्ली स्टेज में था, तो आपने यहाँ पे खेती कर ली। जब ये बड़ा हो जाएंगे तो इनका कैनोपी फैलेगा, फिर आपके जो लैंड पे उतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, तो वैसे भी आपका खेती थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सनलाइट उसको मिल नहीं पा रहा है ना, ग्रो नहीं कर पाएंगे आपके। तो ये अर्ली स्टेज में प्रैक्टिस किया जाता है। तो हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे हम जैसे ही ये ट्री आपके बड़े हो जाएंगे, हम यहाँ से मूव कर जाएंगे दूसरे प्लेस पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोंगिया सिस्टम। इससे हम लोग हिल कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ना ही हम पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं, ना ही उनको हम जला रहे हैं, बल्कि हम छोटे स्टेज में जब आपके पेड़ होंगे तो उसी स्टेज में हम साथ में एग्रीकल्चर क्रॉप भी लगा देते हैं, और साथ में जैसे आपका ट्री बड़ा होता जाएगा, वैसे ही हम यहाँ से फिर मूव कर जाएंगे। मतलब आफ्टर सम टाइम ये ट्री जो है वो तो बड़ा हो जाएंगे ना, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरे जगह पे मूव कर जाएंगे। समझ में आ गया। तो इससे हम बोलते हैं टोंगिया सिस्टम। ठीक है, कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। इसको गवर्नमेंट हमारा प्रमोट करता है ना। साथ में ये इंडिया में आपका वेस्ट बंगाल में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था ये सिस्टम को 1863 में। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो टोंगिया सिस्टम है, ये आपका एक बर्मीस वर्ड है। ठीक है, टोंगिया सिस्टम क्या है, बर्मीस वर्ड है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, तो मैं फटाफट बता देता हूँ टोंगिया सिस्टम क्या है। टोंगिया सिस्टम
यहाँ पे हम कोई पेड़ पौधे को कट नहीं करते हैं, बल्कि जब हमारा ट्री अर्ली स्टेज में होता है तो उसी स्टेज में हम यहाँ पे जो आपका खाली स्पेस होता है वहाँ पे हम एग्रीकल्चर क्रॉप को लगाते हैं। जैसे ये पेड़ पौधे आपके बड़े होते जाते हैं हम यहाँ से फिर मूव कर जाएंगे आफ्टर सम टाइम के बाद, जब ये हमारे पेड़ पौधे काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसको हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करती है और इसकी जो फर्स्ट टाइम ये जो सिस्टम था वो वेस्ट बंगाल में लागू किया गया था 1863 में। ठीक है, और ये डोंगिया सिस्टम जो है वो बर्मीज वर्ड है, इससे हम लोग हिल कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नौ, अगला आता है आपका इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, तो ध्यान समझिए इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। लाइक ये आपका लैंड है, ठीक है। अब इंटेंसिव नाम से पता चल रहा है, इंटेंसिव भाई मतलब यहाँ पे लैंड कम है ना, यहाँ पे लैंड कम है। कम लैंड के ऊपर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कैपिटल यूज करते हैं। मतलब मैक्सिमम आप यहाँ पे लेबर लगा दीजिएंगे, है ना, लेबर लगा देंगे, मैक्सिमम कैपिटल या फिर लेबर लगा दीजिए, मैक्सिमम इनपुट लगा दीजिए, और है ना इनपुट में आपका पेस्टिसाइड हो जाएगा, फर्टिलाइजर हो जाएगा। दैट मीन्स कि कम एरिया में हमने मैक्सिमम लेबर लगा के, मैक्सिमम फर्टिलाइजर लगा के, मैक्सिमम पेस्टिसाइड का यूज़ करके हम इसके इनपुट को, आउटपुट को क्या किए, बढ़ा दिए, मतलब इनके प्रोडक्शन को हम बढ़ा दिए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग। दैट मीन्स मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि कम लैंड के ऊपर हम मैक्सिमम लेबर कैपिटल लगा के हम क्या करेंगे, उनके जो यील्ड है उनको बढ़ा देंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होता है, पर हेक्टेयर हम आउटपुट ज़्यादा कर देते हैं मैक्सिमम इनपुट यूज़ करके, जैसे कि आपको पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, है ना। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब एक बच्चे हुआ था ऐसा, मैंने हुआ क्या था ना कि वो एग्जाम में हुआ क्या कि उसको मैंने पढ़ाया था इंटेंसिव फार्मिंग, वहाँ पूछ दिया इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब बोलता है सर आप तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर पढ़ाए नहीं है। तो भाई इंटेंसिव फार्मिंग को ही हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये बच्चों वाली हरकत मत करना कि सर मुझको समझ में ही नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, इसी का दूसरा उल्टा आपका आता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या होगा, अब खुद सोचिए, एक्स मतलब बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा लैंड है यहाँ पे। तो जब बहुत बड़ा लैंड होंगे तो इज इट पॉसिबल कि वहाँ मैनुअली काम किया जाए? नहीं पॉसिबल है। क्या वहाँ पे आप लेबर लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं मैकेनिकल। आप देखे होंगे जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया में 20 से 30 एकड़ अगर आपके पास लैंड है तो हम वहाँ पे क्या लेबर काम करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। तो हमको यहाँ पे मशीनरी का यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैक्सिमम जो आप लैंड में लो इनपुट का यूज़ करना, ये क्या कहलाता है, एक्सटेंसिव फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो यील्ड होगा वो पर हेक्टेयर आपका कम होगा। ठीक है, लैंड आपके पास बड़ा होंगे लेकिन ये इनएक्सपेंसिव होंगे। ठीक है, तो कुल में बात यही है कि इंटेंसिव में आपका लैंड कम था बट आप मैक्सिमम यहाँ पे लेबर कैपिटल लगा के और पर हेक्टेयर यील्ड को बढ़ा रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंसिव में आपका फील्ड बहुत बड़ा होगा, यहाँ पे मिनिमम लेबर कैपिटल यूज़ करेंगे बट यहाँ पे ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे मैकेनिकल को, मशीनरीज को। ठीक है, चलिए नौ, अगला आता है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हो गया, ऐसा फार्मिंग जिससे हम अपनी आजीविका को चला सकते हैं। मतलब आप देखे होंगे जो हमारा इंडिया का मैक्सिमम फार्मर है वो यही कैटेगरी में आता है। उनके पास क्या है, अपना एक छोटा सा लैंड है, इस पे लैंड पे ये इतनी खेती करते हैं कि इनको 2 पैसा अर्निंग भी हो जाए और इनसे इनकी जो लाइफ है वो भी आगे चलता रहे, इनकी फैमिली की जो नीड है, जो इनको खाने की आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती चले और इससे कुछ पैसे हमारे अर्निंग हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। अगर आपके यहाँ पे खेती होता भी होगा, आपके अगर कोई फादर होंगे या फिर आपके रिलेशन में कोई भी होंगे जो खेती करते होंगे और वो उतनी बड़ी खेती नहीं करते हैं, उनके पास इतना बड़ा लैंड नहीं है, तो मैक्सिमम ये इसी टाइप के फार्मिंग करते होंगे। आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो खेती करते हैं, वो उनको जाके कुछ बाजार में बेच देते हैं और कुछ वो अपने घर पे रखते हैं डेली नीड को पूरी करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, जो स्मॉल फार्म होते हैं ना वो इसका मैक्सिमम यूज करते हैं। 9, अगला आता है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये होता है कि हम मिट्टी को
इनफर्टाइल किए बिना अपने इकोलॉजी को मेंटेन करके अपने इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए जो हम खेती करते हैं, अब सोचिए इकोसिस्टम को आप कैसे ध्यान में रखेंगे, अपना इकोलॉजी कैसे मेंटेन करेंगे। दैट मीन्स कि हमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट खराब हो जाए, आपकी मिट्टी पॉल्यूट हो जाए, पानी पॉल्यूट हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है हमको। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं हम लोग, क्या केमिकल यूज़ करते हैं, क्या फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, क्या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, नहीं करते। तो हमको इसमें फोकस करना है, ज़्यादा ज़्यादा हम अपने प्राकृतिक चीज़ों के साथ जुड़े रहें। जैसे कि आप कॉटन का यूज़ कीजिए, है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ कीजिए, जिससे आपकी जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट नहीं होगी और आप अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करके चलेंगे। तो इस टाइप के फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसका मोटिव होता है इकोलॉजिकल बैलेंस और मेंटेन करना सॉइल फर्टिलिटी को। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम लोग इकोलॉजिकल फार्मिंग भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं, नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं, पर्माकल्चर भी बोलते हैं। ठीक, तो इनके सारे नेम याद रखिएगा। ये सारे नेम किसके हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज मत करना। सब्सिस्टेंस का मतलब अपनी आजीविका को पूरी करने के लिए जो हम खेती कर रहे हैं, और सस्टेनेबल का मतलब जो हम सॉइल की फर्टिलिटी को और इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए जो हम खेती कर रहे हैं, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स फार्मिंग। अब रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं किसकी, मॉनसून की, कि भाई हाँ इतना आप देखे होंगे ना कि हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि जुलाई से लेके सितंबर तक का जो मंथ होता है वो खरीफ का टाइम होता है। यहाँ पे आप सोचते हैं, आपका माइंड ही बोलता है कि ये मंथ खरीफ सीजन होता है, यहाँ पे बारिश होने वाली होती है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे हम लगा लेंगे पेड़ी, है ना, यही करते हो ना भाई कि ये महीने में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पे हम पेड़ी लगा लेंगे। दैट मीन्स कि आपने क्या किया, मॉनसून का प्रेडिक्शन करके आपने अपनी क्रॉप की प्लानिंग करी, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स फार्मिंग बोलते हैं। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे स्टीवर्ट 1988 के अंदर। ठीक है, रिस्पॉन्स फार्मिंग फोकस करता है आपका वाटर और उसके मैनेजमेंट पे, है ना, बट किस लेवल पे, फार्म लेवल पे। तो याद रखिएगा, रिस्पॉन्स फार्मिंग फोकस करता है वाटर और उसके मैनेजमेंट पे, है ना, बट ये फार्म लेवल पे काम करती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट पूछा गया है आपका प्री पीजी के अंदर। ठीक है, इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नौ, अगला टाइप का आपका जो फार्मिंग आता है वो प्रीसीजन फार्मिंग होता है। तो पता ही है आपको, प्रीसीजन फार्मिंग एक तरह का एडवांस फार्मिंग है ना। ये आप देखिए एक फार्मिंग है, माना कि ये फार्मिंग बहुत ही अच्छा है बहुत, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाईटेक होता है। फार्मर ये अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फार्मर आपको पता ही है उतना पढ़ा लिखा होता नहीं है, वो इस टाइप का जो सिस्टम है वो अडॉप्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपके आएंगे, सेटेलाइज्ड होंगे, आपके बहुत सारे ऐप होंगे, आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, है ना कहीं ये हाईटेक टाइप के फार्मिंग होते हैं, है ना। तो इसको हम लोग साइट स्पेसिफिक फार्मिंग बोलते हैं, है ना। इसमें आप देखेंगे तो जो यहाँ पे हम टारगेट स्पेसिफिक यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलिए, इसको लिखा हुआ बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। जैसे मान के चलो कि ये आपका फील्ड है, इसमें आपने क्रॉप लगा रखा है, तो आप जब प्रिसीजन फार्मिंग करेंगे ना, तो एक एक क्रॉप के ऊपर आप इसमें नज़र रख सकते हो कि कौन से क्रॉप में कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है, कौन से जगह पे हमारा, जैसे सपोज इस एरिया भी आप अडॉप्ट कर सकते हो कि इस एरिया में आपका जो है पेस्टिसाइड डालने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट का अटैक हो रहा है। तो आप एक एक क्रॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स आपको इससे पता चल रहा होगा एक एक क्रॉप को मॉनिटरिंग करना, एक एक स्पेशल जगह को मेंटेन करना या फिर उसकी मॉनिटरिंग करना इतना आसान नहीं होता। तो इसके लिए एक टाइप का ये हाईटेक फार्मिंग है जो कि हमारा किसान अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो इस पर उतनी ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो आपका सिस्टम होते हैं वो इंडिया से बाहर लागू तो जरूर है, चल तो जरूर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम ही क्या जो फार्मर अडॉप्ट ही ना कर सके। आपको पता है ना कि जो मैक्सिमम फार्मर हमारे क्या होते हैं, स्मॉल फार्मर होते हैं, उनके लिए तो भाई छोटा मोटा काम ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब अब उनको समझाओगे कि हाँ कंप्यूटर लगाइए, एक एक क्रॉप की मॉनिटरिंग कीजिए, आपको ये मिल जाएगा, नो डाउट एडवांटेज दोगे, लेकिन इनिशियल कॉस्ट ही उसका इतना ज़्यादा आ जाएगा, प्लस हमारा किसान उतना पढ़ा लिखा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और ये जो है वो बड़े जो पैसे वाले हैं, जो बहुत हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है,
तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये भी आपका इकोलॉजिकल बैलेंस करता है और कंजर्व करता है रिसोर्सेज को, क्योंकि आपको पता है, आप अगर देखेंगे ये कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहा है। सपोज ये आपका फील्ड है, आप देखें कि आप क्या करेंगे, आप लोकल किसान हैं, आप देखेंगे कि यार इसमें थोड़ा बहुत हमारे फसल मुरझा रहे हैं, थोड़ा इसमें पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट है वो अटैक दिख गया आपको, तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा फील्ड में स्प्रे कर देंगे पेस्टिसाइड को। ऐसा होता है ना, फार्मर क्या करता है, क्या क्या इसमें इंसेक्ट दिख गया तो केवल इसी में स्प्रे करता है, नहीं करता, वो पूरा फील्ड में ही कर देता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो रिसोर्सेस है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन आप इस सिस्टम को यूज़ करेंगे ना, तो एक एक क्रॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो आपको लगा कि इसमें यार न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है, डाल दो यूरिया इसके अंदर। आपको लग रहा है इसमें तो कीट आ रहे हैं, तो इसमें डाल दो पेस्टिसाइड, है ना। तो अब इस पर क्या होगी, आपकी रिसोर्सेज भी बच जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है। और आप उतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे नहीं, जैसे कि यहाँ पे पूरा फील्ड में स्प्रे कर दिया गया था, अब यहाँ पे एक ही क्रॉप पे स्प्रे करोगे तो कहीं ना कहीं आपका उतना इकोलॉजी इम्बैलेंस नहीं होगा, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया। होप सो गाइस आपको प्रिसिशन फार्मिंग समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम मोस्टली सेटेलाइट का भी यूज़ करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा GPS, GIS, तो यहाँ पे सब की हम लोग यूज़ करते हैं। नौ, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो पहला आता है ड्राई फार्मिंग। याद रखना, इसको आप एज इट इज याद कर लेना, पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ड्राई फार्मिंग क्या होता है, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम होता है, उसको ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या बोलते हैं, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 750 से लेके 1150 mm के बीच में होता है, उसको ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। और जहाँ इससे ज़्यादा होता है उससे हम लोग रेन फेड फार्मिंग बोलते हैं। ठीक, अब इसको एज इट इज याद कर लेना डेटा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो, आता है मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, देखिए समझिए, ये आपका फार्म है, ठीक है। इस फार्म में आप इतने एरिया में आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, इतने में आप फिश फार्मिंग कर लेते हो, इतने में आप हनी भी पाल लेते हो, इतने में आप खेती कर लेते हो। दैट मीन्स कि एक फिक्स्ड एरिया पे आप अलग अलग टाइप के प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव पता ही है आपको, अपने नीड को पूरा करना, कुछ ना कमर्शियल लेवल पे हम खेती भी कर लेते हैं, उससे कुछ अर्निंग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे इसके नीड होते हैं और सारे इनके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। चलिए बात करते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की। देखिए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होता है, लिखा हो बाद में पढ़िएगा, आप बात को समझिए। ये एक किसान है, ठीक है, ये एक किसान है, ये क्या करता है, इनके पास इतना एरिया में ये खेती कर लेता है, ठीक है, इतने एरिया में ये पोल्ट्री फार्मिंग कर लेता है, और इतने में ये मशरूम उगा लेता है, मशरूम कल्टीवेशन कर लेता है। अब क्योंकि इनके पास केवल एक सोर्स नहीं है इनकम के, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम 3 है ना। ये आपका क्रॉप है, यहाँ पे कुछ सब्जियां उगा के ये अर्निंग कर लेता होगा, यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग है, इससे कुछ वो अर्निंग कर लेता होगा, यहाँ पे मशरूम फार्मिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकम का स्रोत तीनों है ना। लेकिन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि भाई इनकम तो आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सेक्टर से, चाहे वो क्रॉपिंग हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे वो मशरूम फार्मिंग हो, किसी भी सेक्टर से 50% या 50% से ज़्यादा इनकम नहीं आ रहा हो, है ना। इससे हो सकता है 30% का इनकम आ रहा होगा, इससे 40% का इनकम आ रहा होगा, इससे 20% का इनकम आ रहा होगा। दैट मीन्स आप देख पा रहे होंगे कि किसी सेक्टर से इनका इनकम 50% से ऊपर या 50% नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, सिंपल। ठीक है, होप तो समझ में आ गया होगा। चलिए नो, अगला आता है आपका स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। ये क्या होता है, अब फिर वही एग्जांपल लेते हैं कि एक किसान है, अब ये क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, इनके पास भी 3 ये प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ये क्रॉपिंग कर लेता है, यहाँ पे ये फिश फार्मिंग कर लेता है, और यहाँ पे ये मशरूम फार्मिंग कर लेता है। अब इसका जो क्रॉपिंग से इनकम है वो 20% है ना, और ये जो फिश फार्मिंग करता है इससे इसका इनकम 60% हो जाता है, ठीक है, और ये मशरूम से इसका इनकम 30% होता है। दैट मीन्स कि आप देख पा रहे होंगे कि किसी एक सेक्टर से इनका जो इनकम है वो 50% या 50% से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा फार्मिंग जिसमें जो इनकम जो है वो किसी भी सेक्टर से 50% या 50% से कम होता है, उससे हम डाइवर्सिफाइड फार्मिंग बोलते हैं। और ऐसा फार्मिंग जिसमें
किसी भी सेक्टर से 50% या 50% से ज़्यादा इनकम हो उसे हम स्पेशलाइज्ड फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आंसर लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये हमारा एनिमेशन मिस्टेक है और ये मैं कुछ दिन में ठीक कर लूँगा, बट आप फिर भी एनालिसिस कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आता था या नहीं आता था। आता था तो आप उसको यस कीजिए, नहीं आता था उसको आप क्रॉस कर लीजिए। माना कि हाँ आंसर लिखा हुआ है बट फिर भी। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, इंटर क्रॉपिंग इन विच वन क्रॉप इज बेस क्रॉप एंड अनदर क्रॉप इज कंपोनेंट क्रॉप। मैंने आपको बताया था कि इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, ये आपका फील्ड है, ये आपका मेन क्रॉप है ना, ये आपका मेन क्रॉप है और इस मेन क्रॉप के बीच में आप क्या करते हो, एक क्रॉप को ऐड कर देते हो भाई, एक क्रॉप को आप यहाँ पे ऐड कर देते हो, है ना, यहाँ पे आप एक क्रॉप को ऐड कर दिया तो दैट इज नोन एज एडिटिव सीरीज। जब इसको हटा दोगे तो रिप्लेसमेंट सीरीज, है ना, इसको हटा के इसको फिर लगा दीजिए तो इसको हम रिप्लेसमेंट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, मिक्स फॉर्म मैंने बताया, इक्वल सीरीज तो वही हो गया भाई। ठीक, तो समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव सीरीज, क्योंकि आपने यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रॉप को ऐड किया। चलिए दूसरा, एले क्रॉपिंग इज आल्सो नोन एज, मैंने कल ही बताया था, इसको हम लोग हेजग्रो इंटरक्रॉपिंग या एवेन्यू क्रॉपिंग भी बोलते हैं, दोनों से हो जगह सही है इसका। चलिए फिर क्वेश्चन है आपका कि जहाँ पे 750 mm से कम रेनफॉल होता है उसे हम लोग ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। मैंने बताया था ना भी भाई कि 750 से कम होगा तो ड्राईलैंड फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा आपका आता है मेज प्लस ग्रीन ग्राम, किसका एग्जाम्पल है, तो पैरेलल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है ना। नो, अब बोलता है कि क्रॉप ग्रोन इन द स्पेस बिटवीन टू मेन क्रॉप एट ए टाइम नो मेन क्रॉप आर ग्रोन। ठीक है भाई, मैंने बताया था कैच क्रॉप, जिसको हम लोग इमरजेंसी क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सी बात है ना, मैंने क्या बताया था कि ये आपका फील्ड है, यहाँ पे आपने कोई क्रॉप को लगाया लेकिन बाय चांस बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया, अभी कुछ भी रीज़न रहा होगा, ये क्रॉप आपका डैमेज हो गया, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉप को लगा लेते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और फिर हम उसको ग्रो कर देंगे तो ये जो आपका टाइम है वो उसको मेंटेन कर देता है। दैट मीन्स कि अगर एक क्रॉप आपका फेल्योर हो जाता है तो हम उसी की जगह पे एक शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप को लगा लेते हैं, दैट इज नोन एज कैच क्रॉप, और वही यह बोल रहा है ये। ठीक, चलिए प्रिसीजन फार्मिंग इज आल्सो नोन एज, जस्ट बताया आपको, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, और ऐसा फार्म जहां से इनकम 50% या उससे ज़्यादा आता हो उसको, है ना, किसी एक सिंगल एक्टिविटी से, उसे हम स्पेशलाइज फार्मिंग बोलते हैं। और अगर यहाँ पे लेस लिखा होता, है ना, यहाँ पे मोर जस्ट लेस लिखा होता तो क्या हो जाता, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। ठीक, वीट और मस्टर्ड किसका एग्जाम्पल है, पैरेलल क्रॉपिंग का, है ना। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम को समझेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझसे इससे एनालिसिस कर सकता हूँ ना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और डेफिनेटली अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक मारिए, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। मैं ऐसी बात हमेशा करता नहीं हूँ, बट मैं फिर भी आपसे बोलता हूँ क्योंकि इसमें मेरे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं, है ना, और जिससे मैं, क्योंकि आप तो आप तक मैं पहुंच नहीं सकता ना, तो आपसे मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं कि आपको चीज़ समझ में आ भी रही कि नहीं आ रही है, तो लाइक करके, है ना। तो डेफिनेटली 1 लाख बनता है यार मेरे एफर्ट के, और आपके समझने की, अगर समझ में आया हो तो ही मारिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।